नमस्कार बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद आज हमारी क्लासें वापस शुरू हुई हैं। ये पहला वीडियो होगा आपका सिलेबस को रिवाइज करने के बाद। ये मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ जो आपके पद्य भाग में सुमित्रा नंदन पंत का है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनका जो मूल नाम था वो था गोसाईदत्त। इनका जन्म उत्तराखंड प्रांत के अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी का जन्म उत्तराखंड प्रांत के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में 1900 में हुआ। समझ में आ गई बात? इसमें आपके बुक में उत्तरांचल लिखा हुआ है। उत्तरांचल का नाम बदलकर वर्तमान में उत्तराखंड कर दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायत। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, सम्मान मिले? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। ध्यान रखना, पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये साहित्य के लेखन के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका कवि परिचय हो गया, लेखक परिचय हो गया, पंत जी का परिचय हो गया। अब हम बात इसकी करें बुक की। देखो, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। पहला प्रश्न आता है, छायावाद क्या होता है? इसका आंसर होगा जहां प्रकृति का वर्णन होता है वह छायावाद होता है। जहां कोई कवि, कोई लेखक प्रकृति का वर्णन करता है, प्रकृति का वर्णन लिखता है, प्रकृति के बारे में लिखता है, उसे छायावाद कहा जाता है। और ये बात आई गई है तो मैं बता देता हूं। छायावादी काव्य धारा चार लोग माने गए हैं छायावादी काव्य धारा में। छायावादी काव्य धारा में 4 लोग माने गए हैं, 4 कवि माने गए हैं, 3 कवि और 1 कवियत्री माने गए हैं। कौन कौन थे?
ये चार कवि छायावादी काव्य धारा के माने गए हैं। इन चार कवियों को ये छायावादी हैं: सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। एक चित्रकार की दृष्टि से प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति का चित्रांकन करते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार, हिंदी कविता है, इस हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। मतलब कविता में प्रकृति का वर्णन, नायक नायिका का वर्णन होता है, श्रृंगार की, प्रेम की बातें होती हैं, वीर रस की बातें होती हैं, वात्सल्य की बातें होती हैं, लेकिन कविता के अंतर्गत पहली बार प्रकृति का वर्णन यदि किसी कवि ने किया है तो वो उस कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मनुष्य कितनी भी उन्नति कर ले, कितना भी विकास कर ले, लेकिन कभी प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का, प्रकृति और मनुष्य के बहुत गहरे, बहुत घनिष्ठ, बहुत निकटतम संबंध है, इस बात का दस्तावेज, सबूत इनकी कविता है, इनकी रचना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, भाई पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौसानी, जहाँ इनका जन्म हुआ था, मिटा दिया क्या, कौसानी में हुआ था इनका जन्म। तो प्रारंभिक शिक्षा तो इनके अपने गांव में हुई, तथा उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद में गए, बनारस और इलाहाबाद गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते, जवानी तक, युवावस्था मतलब एक 17, 18, 19 साल तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित, भाई देश पर अंग्रेजों का शासन था, देश में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी ने आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन, कि भाई सरकार का सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पंत जी बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, भाग ले लिया इन्होंने, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे, उसके बाद आंदोलन भी करते और पढ़ाई तो छोड़ दी, खुद अपने आप लिखते रहे घर पर ही। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार, प्रकृति का चित्रकार का मतलब जो चित्र बनाता है, एक तो चित्र बनाना और एक प्रकृति का पंक्तियों के माध्यम से चित्र बनाना, मतलब ऐसी बातें कह देना कि चित्रकार भी क्या करेगा, ऐसा वर्णन, इतना सजीव, इतना जीवंत वर्णन कर देना कि ऐसा लगे कि जैसे जो चीज पढ़ रहे हैं, जिस चीज का वर्णन किया है, वो सारी की सारी आंखों के सामने जीवंत हो रही है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है, कविता में परिवर्तन का, बदलाव का पक्ष धर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी पंत जी ने, शुरुआत में तो छायावादी कविताएं लिखी थी इन्होंने, लेकिन बाद में समय के हिसाब से अपने को बदला, पल पल परिवर्तित प्रकृति बेस्ड ये छायावादी रचना है, इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में, जब देश आजाद हो गया तो प्रगतिशील दौर में उन्होंने जो कविताएं लिखी, एक तो ताज और एक वे आंखें, एक तो ताज और वे आंखें, ये लिखी। इन बच्चों, इन दोनों कविताओं में क्या है, ताज और वे आंखें। ताज यानी ताजमहल, ताजमहल आपको मालूम है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, लेकिन पंत जी ने बताया कि ताजमहल कोई प्रेम का प्रतीक नहीं, ताजमहल शोषण का प्रतीक है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, आपने सुना होगा
पहली बात तो ये आती है कि जहाँ आज ताजमहल है वहाँ भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर ताज का निर्माण करवाया गया है। एक बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ, आज भी ताजमहल में बारिश जब होती है, बारिश का जब मौसम होता है, जब बारिश होती है तो ताजमहल में एक बूंद छत से गिरती है। आज तक कोई मिस्त्री, कोई ठेकेदार, कोई बिल्डर उसका इलाज नहीं कर सका। चलो ये तो एक अलग बात है। ताज के निर्माण में जिन कारीगरों ने ताज का निर्माण किया था, ताजमहल बनाया था, उनकी अंगुलियां कटवा दी गई थी, उनकी अंगुलियां कटवा दी गई थी ताकि वो ऐसी इमारत दूसरी न बना सके जहां ऐसी भावनाएं, काहे का प्रेम है। बताओ, मुमताज के नाम से ताजमहल है। मुमताज शाहजहां की साली लगती थी, उसके साथ विवाह किया था जब ये 11 साल की थी, उसी समय विवाह कर लिया था और इसके मरने के कुछ समय बाद ही दूसरा विवाह कर लिया था। काहे का प्रेम हुआ। शाहजहां ने बीमार मुमताज को छोड़ दिया था, काहे का प्रेम है। यह तो एक शोषण की शिकार है। जब देश में जनता भूखी नंगी थी, काम नहीं था जनता के पास, तड़प रही थी जनता, उस समय जनता की देखभाल करनी ज्यादा जरूरी थी या ताज का निर्माण करवाना, ताजमहल बनवाना जरूरी था। तो ये तो शोषण, अन्याय का प्रतीक है ताजमहल। एक वे आंखें, वे आंखें कविता में क्या बताया, किसान की स्थिति के बारे में बताया गया है। वे आंखें जो अपने मुख्य पाठ है, अपने चैप्टर की वे आंखें, इसमें किसान की स्थिति, और स्थिति भी कौन सी, किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन है इसमें वे आंखें में। करंट में जो चल रहा है वो देख लो, किसान हरियाणा और पंजाब के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर टिकी हुई है। यदि खेती अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था में भी जान आएगी, मजबूती आएगी, और खेती अच्छी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था भी डाउन हो जाएगी, गिरती जाएगी। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार स्तंभ है वो कौन है, किसान। क्योंकि कृषि कौन करता है, किसान। तो किसान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आजाद होने के बाद भी, पहले तो हम ये कह सकते थे कि देश गुलाम था, पहले तो मुगलों का शासन था, बाद में फ्रांसीसी, डच, यहूदी, शक, हूण आए, उसके बाद अंग्रेज आए। उस समय क्या करते किसानों के लिए, जब शासन ही विदेशी था, शासक ही विदेशी थे। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया। अब एक बात आती है, देश के आज़ाद होने के बाद तो हमारे लोगों की, हमारी सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उस समय तो देश सरकार को, जब हमारी सरकार बन गई तो सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तब भी किसानों के बारे में नहीं सोचा गया। तभी उन्होंने वे आंखें लिखी कि किसान की आंखें बड़ी गहरी होती हैं, बहुत चिंता, दुख दर्द होता है उन आंखों में। इस पाठ में यही बताया कि एक किसान था, उसकी पत्नी मर गई थी बीमारी से। पत्नी बच सकती थी उसकी, लेकिन उस बीमारी का इलाज हो जाता तो, लेकिन किसान के पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए। किसान ने किसी से कर्जा ले रखा था पहले से, पत्नी मर गई किसान की, कर्जा ले रखा था, तो वो कर्जा लेने के लिए जमींदार, जो खूब, जिसके पास खूब जमीन होती, जिसके पास लठैत होते, ताकत होती, आदमी होते, वो आदमी आए और उसके घर कर्जा लेने, पैसा वसूल करने। अब किसान के पास था ही नहीं, क्या देता, तो उस लड़के को लाठियों से मार मार कर, पीट पीट कर मार दिया उसको, किसान के बेटे को। पत्नी की, मृत पत्नी को देखा अपनी आंखों से, फिर अपने मृत पुत्र को देखा। अब किसान का बेटा मर गया, पत्नी मरी चुकी थी पहले। फिर क्या हुआ साहब,
वो जो पुलिस में शिकायत कर दी, FIR किसान के बेटे की पत्नी ने, किसान की बहू ने, तो वहां पुलिस स्टेशन बुलाया गया उसको, किसको? किसान की बहू को, मतलब उसके बेटे की पत्नी को। और पुलिस स्टेशन में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, पुलिस वालों ने बलात्कार कर दिया किसान के बेटे की पत्नी के साथ। अब इस अपमान से दुखी होकर वो कुएं में गिर कर मर गई। अब एक बात बताओ, कितना दुख है उस व्यक्ति के जीवन में, किसान के जीवन में। एकमात्र किसान ही है, या तो किसान है या फिर सैनिक है, जो सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप सबको सहन करता है और अपने खेतों में दिन रात लगा रहता है, मेहनत मजदूरी करता है। किसान ही है वो। तो किसान के बारे में बताया। जैसी कविताएं भी लिखी, इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तब तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। ये इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन है, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? रूपाब पत्रिका का संपादन किया पंत जी ने, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ को हम कल पढ़ेंगे आगे। थोड़ा ये बचा है और संभवतः ये चैप्टर कल हो जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।